आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। महंगी भैया इन्होंने सऊदी ईरान की डील करवा दी है ना। इजराइल बेचारा बहुत परेशान। तेल अवीव ने सोचा था कि हम करवाएंगे, हम फर्स्ट, हमको सऊदी से अच्छे रिलेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे तेहरान ने बाजी मार ली। तेहरान रियाद के बीच में जो डील करवाई है 10 मार्च को, चाइना ने सीक्रेट मीटिंग बुलाई, बोला मोमोज खिलाएंगे, दोनों लोग आ जाओ। तो चाइना के पास सब गए और मीटिंग में क्या हुआ किसी को नहीं पता, डील क्या है किसी को नहीं पता, बस एक एग्रीमेंट साइन हो गया है जिसमें यह है कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं, चाइना कह रहा है कि सऊदी और ईरान डिप्लोमेटिक रिलेशन साथ में स्टैब्लिश करेंगे। इनफैक्ट दोस्तों, जो डिक्लेरेशन आया है, मैं तो परेशान हो गया था कि उसमें चाइना का भी नाम है। मतलब चाइना ने मध्यस्थता कराई है। बाप रे। अमेरिका क्या कर रहा है? कुछ नहीं, अमेरिका घुइयां छील रहा है। और एनसीईआरटी का कोर्स आप अवेल करें, आप घुइयां नहीं छीलेंगे। हिस्ट्री हम अपडेट कर रहे हैं, पॉलिटी ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। प्रीलिम से पहले मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों ही अपडेट कर दूंगा, तो फटाक से आ जाए। ओके, तो मैं क्या करता, घुइयां छील रहा है। हाँ, तो अमेरिका इस समय 2 इश्यूज पे फोकस्ड है। पहला यूक्रेन और यूरोप का, दूसरा इंडो पैसिफिक। देखिए, अमेरिका इस समय, उसके लिए ये एरा पुराना हो गया है। बहुत सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, चलिए पहले भारत की प्रॉब्लम बता दे। तो भारत की प्रॉब्लम ये है कि अभी चाइना एक गल्फ काउंसिल मीटिंग करने वाला है। चाइना अभी ये कह रहा है कि हम एक गल्फ काउंसिल मीट करेंगे, हम पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को बुलाएंगे। ठीक है, 70 से के करीब इस्लामिक नेशंस आएंगे और अपनी बात रखें। और अगर ऐसा हुआ, सऊदी पूरी दुनिया के ऑयल को कंट्रोल करता है, गल्फ कंट्रीज कंट्रोल करती हैं, हम सबको पता है। और अगर चाइना ने वहां पे डिस्काउंट ले लिया तो भारत के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। सऊदी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, नो डाउट, बट भारत के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। और हम सबको पता है कि चाइना कश्मीर इशू को उठाता रहता है, कुछ गल्फ कंट्रीज भी इसके सपोर्ट में हैं। अब आप ये समझिए कि वैसे तो सऊदी हमेशा से ही भारत को, क्योंकि अभी श्रीनगर में इधर टर्की जो है या पाकिस्तान कश्मीर चल रहे थे, सऊदी या यूएई आए और कश्मीर में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर गए। ठीक है, अभी कब ये जनवरी की बात है, नहीं पिछले साल की बात है। तो बात इतनी है कि चाइना हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मुद्दे पे। तो वहां पे भी भारत को एक प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, तो दिल्ली को टेंशन तो है, भारत के लिए खतरा है, क्योंकि चाइना इस समय इस्लामिक वर्ल्ड का मसीहा बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से कोशिश की जा रही थी। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के लिए अब ये सब इतना मैटर नहीं करता है। देखिए, चाइना इस समय ओल्ड सोवियत की तरह है। जैसे ओल्ड सोवियत था ना, या कंटेम्प्रेरी रशिया, कि वो अपने आसपास के देशों में जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनमें वो अपना वर्चस्व जमाता है। और जैसे ओल्ड सोवियत, उसको हर जगह घुसना था। देखिए, अमेरिका ने कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट को अब छोड़ दिया है। इराक, ईरान उसके लिए अब पुराना हो चुका है। सद्दाम हुसैन के बाद और अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद अब वो किसी भी चीज में हाथ नहीं डालेगा, कोई भी आतंकवाद में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि लोग ही अब उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इराक में घुसे, क्या मिला तुमको? इराक में तुमने आईसिस खड़ा कर दिया। अफगानिस्तान में घुसे, तुमने तालिबान खड़ा कर दिया। ईरान को तुमने पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया। तुम ईरान के कौन से अच्छे, ईरान की आज ये इतनी बुरी हालत आज अमेरिका की वजह से एक तरीके से। तभी तो चाइना इस समय कूद गया। ईरान को तो अमेरिका ने बहुत समय से कि JCPOA, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, तुम ये बना रहे हो, तुम भाग जाओ, तुमको हम सपोर्ट नहीं देंगे, ये हिसाब किताब हुआ है। लेकिन चाइना आ गया, चाइना बीच में आ गया। जब हूती रिबेल्स ने सऊदी की फैसिलिटीज पे, जो ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक किया था, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आपको पता है, सऊदी ये कहता है कि हमको प्रोडक्शन जो है वो कम करना है ताकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ सके, अमेरिका इस पे रोक लगा देता है। तो सऊदी अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है और अमेरिका चाहता भी नहीं। अमेरिका ने छोड़ दिया है, बोला कि भाई अब हमारे लिए वो सब पुराना हो चुका है, ना हमको उसमें जाना है ना घुसना है। तो बचा कौन? चाइना। जब एक बहुत बड़ी पावर जाती है तो दूसरी पावर आती है। अमेरिका अब इसमें कूदेगा नहीं, रशिया भी दूर है इससे, क्योंकि वो अपने इशू से गुजर रहा है। बचा कौन? भारत।
भारत में इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक दिक्कतें हैं। अभी भारत की वो हैसियत नहीं है कि हम इतनी बड़ी क्राइसिस को सॉल्व कर दें, ये बात सच है, और हम सॉल्व करने भी नहीं वाले। ठीक है, ईरान का बहुत बड़ा इशू था भारत के लिए, क्योंकि भारत ईरान से तेल खरीदता था और ईरान से हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज हैं। अमेरिका के प्रेशर में कहीं ना कहीं भारत के रिश्ते खराब हुए, इनफैक्ट पूरी दुनिया के रिश्ते खराब हुए। तो अभी भारत उस मुकाम पे नहीं है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट को वो रोक सके। तो बचा चाइना। चाइना के पास पैसा बहुत है, और चाइना ने, आपको बता दूं कि ये देखिए चाइना की एंट्री है ये गल्फ रीजन में। मैंने क्या बताया, अब अमेरिका भाग रहा है इस रीजन से, और चाइना की एंट्री है गल्फ रीजन में। चाइना पे मिलिट्री को लेके आएगा। उसने तो बोला कि अब हम क्या बोला था उन्होंने, अभी बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था कि वो पता नहीं कुछ ऐसे आर्मी को स्टील, कुछ एवरग्रीन स्टील इस तरीके का कुछ बोला था कि हम अपनी आर्मी को ना इतना बड़ा कर देंगे कि मतलब स्टील की तरीके से रहेगी और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो ओल्ड सोवियत की तरह दिख रहा है। हालांकि चाइना को अभी तो बहुत एडवांटेज मिलेगा बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे सोवियत या रशिया का हाल हुआ था ना, अमेरिका से लड़ते लड़ते सोवियत खुद बिक गया था। 1991 में सोवियत के पास कुछ बचा नहीं था। ठीक है, बुरी हालत हो गई थी क्योंकि उसने सारे पैसे तो इसी में लगा दिए, मिलिट्री में लगा दिए। अमेरिका ये बात समझ गया, इसीलिए फिर बायपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया 1991 के बाद। तो चाइना उसी में, आज तो उसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में उसको फायदा होगा? चाइना को अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आगे बढ़ाना है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, इजराइल परेशान है और भारत भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस बात से। मतलब ठीक है, पीस डील बहुत अच्छी है, यमन डायरेक्ट फायदा इसमें यमन को होगा, सबसे ज्यादा तो यमन को ही फायदा होगा, है ना। और उसके बाद आपका सीरिया को फायदा होगा, इराक को फायदा होगा, लेबनान को फायदा होगा डायरेक्ट। इन देशों, ये 4 देश तो बहुत ज्यादा समय चैन की सांस ले रहे होंगे भाई। जहां पे शिया के कॉज के लिए लड़ाई हो रही है, ईरान सपोर्ट कर रहा है। जहां सुन्नी के कॉज के लिए लड़ाई हो रही है, सऊदी सपोर्ट कर रहा है। प्रॉक्सी वॉर दोनों में चालू है। ये पीस डील इन लोगों के लिए बहुत राहत का काम करेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भारत के तो ऑयल फ्रंट में बहुत बड़ा खतरा है, और जैसा एक और चीज है कि भाई अब इस्लामिक माइनॉरिटी का भी इशू भारत में। हालांकि देखिए, एक भारत में 20 करोड़ के करीब मुस्लिम्स हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स भारत में हैं और सब बहुत अच्छे से रहते हैं। तो उसका इशू जो है, इस्लामिक वर्ल्ड जो है, हर कोई नहीं लेकिन कुछ देश उठाते रहते हैं। ठीक है, और ये भारत के खिलाफ जाता है, बल्कि भारत में सब बढ़िया है। यही देश जिनजियांग में वीगुर मुस्लिम के साथ हत्याकांड चालू है, उनके खिलाफ, उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, नो, एकदम चुप्पी साथ लेंगे। जो दोगलापन है ना, ये आपको खाली यहीं पे देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं बोलेंगे। जिनजियांग में समझ लीजिए कि इतनी बुरी हालत है कि वहां पे चाइना ने मस्जिद को तोड़ के टॉयलेट बनवा दी थी 2016 में। छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को डिटेंशन कैंप में डाला हुआ है। लेकिन ना पाकिस्तान बोलेगा, ना ही सऊदी बोलेगा। बोलना चाहिए, अफगानिस्तान बोल रहा है। जो उनका ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट है, उसी को सरप्रेस करने के लिए तो भैया चाइना चाह रहा है कि हमारी जो बातचीत है और हमारी जो रिलेशंस है वो अच्छे रहें। किसके साथ? तालिबान के साथ, वरना उधर से सपोर्ट होगा। अब जो है सो है, लेकिन फिलहाल चाइना की एक बड़ी जीत हमको दिखाई देती है, बहुत बड़ी जीत इनफैक्ट हमको दिखाई देती है। इट्स अ फेदर ऑन द कैप ऑफ चाइना। भारत अपनी पेस से आगे बढ़ रहा है एंड डेफिनेटली 2050 आते आते भारत वर्ल्ड लीडर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल ये लेक्चर था और हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें। एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा मैसेज किया था, उसने मेरा दिल जीत लिया। उसने ये मैसेज किया था मुझे, कमेंट मैंने रिप्लाई भी किया कि सर मैं ओल्ड टाइम्स थोड़ा मिस करता हूं, जब आप बायोग्राफीज बनाते थे, जब आप बुक रिव्यू करते थे, जब आप IR पे बहुत सारे लेक्चर्स लाते थे। बेटा बायोग्राफीज मैं करूंगा, बहुत जल्द रिन्यू करूंगा, कुछ वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। किताबों का रिव्यू मैं करते ही रहता हूं और IR पे तो लेक्चर्स मैं ला ही रहा हूं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल मैं बात मानता हूं, क्योंकि देखिए अब लेक्चर्स की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, लेक्चर्स काफी ज्यादा आते हैं, मुझे बहुत सारे और भी काम करने होते हैं, तो कुछ टॉपिक्स मिस हो जाते हैं। बट मैं आपको वादा करता हूं कि 1 अप्रैल से हम वापस, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो स्टडी ग्लो से छूट जाए। एवरीथिंग जो भी है वो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, और हमारे NCERT कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।